हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीएस विद आरआर पे। बहुत ही बेहतरीन 25 क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं जो स्टैटिक जीके से संबंधित हैं। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद या तोतिए हिंद कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही फेमस, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो अमीर खुसरो को तोते हिंद कहा जाता है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था एटा में, और एटा आपको सबको पता है यूपी में पड़ता है। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे ये? दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ओके, जियाउद्दीन जो बर्नी है ये भी कवि थे, लेखक थे। इनकी एक पुस्तक है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही जो कई बार पूछी गई है, तारीखे फिरोज शाही। ओके, और जो मली मोहम्मद जायसी हैं तो ये भी कवि थे, आप लोग जानते ही हैं। इनकी कई रचना है, पद्मावत है इनकी, पद्मावत, आखिरी कलाम है ना, आखिरी कलाम, अखरावट और कहरनामा, चित्ररेखा है ना। तो ये जो है, जो मली मोहम्मद जायसी थे ये भक्ति काल के कवि थे, और भक्ति काल की दो शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण है ना। तो निर्गुण प्रेमाश्रायी धारा के कवि थे। और राम रहीम जो खाना थे तो ये भी कवि थे, आप लोग जानते हैं इनको। ठीक है, और एक फैक्ट ये भी है कि जो अमीर खुसरो थे ये दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। जो क्वेश्चन बनता है कौन सा कवि या कौन सा वो लेखक था, सैनिक भी थे ये, सैनिक जीवन में भी थे ये। तो किसने 8 सुल्तानों का शासन देखा? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? ठीक है, तो ये थे आपके, कौन थे? संत तुकाराम। ओके, तो संत तुकाराम भी थे, और इनके समकालीन ही थे सामर्थ गुरु रामदास। सामर्थ गुरु रामदास, ये अभी जो पेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो वो थे रामदास। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो जो रामदास का जो ग्रंथ है, इनकी जो रचना है वो बहुत ही फेमस है, दास बोध। कौन सी है? दास बोध, इनकी रचना का नाम है। ओके, और बाकी भी सब संत हैं। संत ज्ञानेश्वर जो थे आपके, ये 13वीं सदी के लेखक थे। ज्ञानेश्वरी इनकी रचना का नाम है, ज्ञानेश्वरी। ओके, और नामदेव भी संत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, ये नारा किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नारा है लोकमान्य तिलक जी का। इनका जो पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक, लोकमान्य इनकी उपाधि है। ये क्या है? लोकमान्य इनकी क्या है? उपाधि है। तो ये उपाधि कब मिली इनको? ये उपाधि इनको 1896 पूरे महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? कर ना देने का आंदोलन चलाया था। कर ना देने का आंदोलन चलाया था। कहाँ पर चलाया था? संपूर्ण महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसी दरमियान, इसी दौरान वहाँ की महिलाएं थी जो आंदोलन में थे। तो उसी आंदोलन जब चल रहा था उसी दिन को लोकमान्य, मतलब लोकमान्य, लोकहित में मान्य, जनता द्वारा मान्य, तो इनको जो है उपाधि दी गई थी। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। ओके, 1800
1882 में। ये भी क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा व्यक्ति जो पत्रकारिता के कारण उसको सजा हुई थी, तो इनको हुई थी 1882 में। ओके। और एक क्वेश्चन बनता है कि इनको अशांति का जनक कहा जाता है। तो अशांति का जनक एक लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। इनकी एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट। उसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला? अशांति का जनक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य। ठीक है। और ये 3 लोग थे जो लाल बाल पाल ये 3 लोग थे, आप लोग जानते हैं। तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, और बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। ये सभी जो हमारा आंदोलन चल रहा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो एक गर्म विचारधारा के पोषक थे। उसमें 2 विचारधारा के लोग थे, उदारवादी विचारधारा और गर्म विचारधारा, मतलब उग्र स्वभाव के, है ना। तो ये लोग गर्म विचारधारा के पोषक थे और स्वदेशी के पक्षधर थे। ठीक है। तो इसमें जो आपके आता है लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय भी इसमें देखो ऑप्शन में है। लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी, तो सबसे पहले देख लीजिए, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर है। पंजाब केसरी। जो क्वेश्चन, जिस भी पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, सब हम आपको यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से फेमस है। और साइमन कमीशन जब भारत में आया था, कब आया था साइमन कमीशन? साइमन कमीशन जब भारत में आया था, कब आया था? 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928। तो लाहौर में उसका विरोध हो रहा था। उसको स्वायत्त कमीशन भी कहा गया या स्वायत्त आयोग कहा गया। तो लाहौर में उसका जो है विरोध हो रहा था, तो उसमें विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो वहाँ पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया। तो इनकी लाठीचार्ज में बहुत सारी लाठियाँ इनके ऊपर पड़ी, तो ये जो है इनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को। तो 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इनकी मौत का बदला लेते हैं जो वहाँ अफसर था सैंडर्स। ठीक है। तो ब्रिटिश पुलिस के अफसर थे सैंडर्स, उसमें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह उनको मार देते हैं। तो 23 मार्च 1931 में इन तीनों लोगों को फांसी होती है 23 मार्च 1931 में। ठीक है। तो कई पुस्तक हैं लाला लाजपत राय की जो पूछी जाती हैं। एक है अनहैप्पी। कौन सी है? अनहैप्पी। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया। और एक है यंग इंडिया। ठीक है। और द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। कौन सी है? द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये इनकी आत्मकथा है। इनका बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट ये बोले थे, जब मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। तो इतना कंटेंट है इस क्वेश्चन के लिए, और सभी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये नारा लोकमान्य तिलक जी का है। ठीक। फिर आपका आता है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ठीक है। तो ये कहा था आपका विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। बाकी इसमें तो जानते हैं लॉर्ड कार्जन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं,
लॉर्ड बेबल भी हमारे यहाँ वायसराय रह चुके हैं और माउंटबेटन भी, ठीक है। तो जो लॉर्ड कार्जन हमारे यहाँ थे ये 1899 से लेकर के 1905, सबसे ज़्यादा विवादित उनका ये था कि जो इन्होंने बंगाल विभाजन करवा दिया था, है ना। लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे काम के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक इन्होंने करवाया था, ठीक है। पुलिस प्रशासन में इन्होंने सुधार किया था। तो एक पुलिस आयोग का गठन हुआ था 1902 में, 1902 में, ठीक है, एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। और इन्होंने किया था विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। ये यूपी पीसीएस में अगर पूछा गया था, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करवाया था उन्होंने, 1902 में भी करवाया था, ठीक है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में ये इन्होंने पारित करवाया था, ठीक है। और इन्होंने कृषि बैंक की स्थापना करवाया, रेलवे बोर्ड की स्थापना करवाया था, ओके। तो ये सब इनके कार्य थे। और फिर आपके जो आते हैं लॉर्ड बेबल, कौन से आते हैं? लॉर्ड बेबल। तो जो लॉर्ड बेबल हैं आपके, इनका जो कार्यकाल है ये 1944 से लेकर के 1947 तक भारत में रहे, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आ गए तो भारत को आज़ाद करवाया। तो लॉर्ड बेबल के समय में ही क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और शिमला समझौता, बेबल योजना और शिमला समझौता, ठीक है। और इन्हीं के जो ये वायसराय थे, तो इसी में CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था C राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में, ठीक है। और फिर जो है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबल थे, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, तो उन्होंने घोषणा की थी इन्हीं के कार्यकाल में। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं जो देश को आज़ाद करवाते हैं और 3 जून योजना प्रस्तुत करते हैं और पंजाब एवं बंगाल के विभाजन के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन होती है ना, उधर आपका पाक है, उधर आपका इंडिया है, तो ये जो लाइन है इसी लाइन का क्या नाम है? रेडक्लिफ लाइन होता है ना। तो इन्हीं के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का उदय होता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये थे आपके चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। और जो विलियम जोन्स थे आपके, विलियम जोन्स, ये 1784, ठीक, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी? बंगाल, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। इस समय जो बंगाल के गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग, ओके। और जो विलियम जोन्स थे, इनको कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। फिर आपका आता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन्हें पुरातत्व अन्वेषण का पिता कहा जाता है, पुरातत्व अन्वेषण का पिता कहा जाता है, ठीक है। इनके प्रयासों से ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और कनिंघम ही इस विभाग के पहले निदेशक नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो विलियम जोन्स 1784 बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, पहले यूरोपीय व्यक्ति थे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, जादूगोड़ा का संबंध किससे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, कई बार पूछा गया है। तो जो जादूगोड़ा का संबंध है वो आपका यूरेनियम खनन से है, ठीक है, यूरेनियम खनन से होता है, ओके।
तो ये झारखंड आपका जो राज्य है वहाँ का आपका पड़ता है सिंहभूमि, और टाटानगर के समीप जादूगोड़ा पड़ता है। जादूगोड़ा जो होता है आपका टाटानगर के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेतड़ी। अभी देखो जो यूपी पीटी हुआ था, यूपी SSC पीटी कह सकते हैं आप उसको, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। खेतड़ी राजस्थान में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए, वहाँ तांबा की खदानें थी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये डिगबोई थी, और डिगबोई कहाँ है आपका? डिगबोई आपका असम में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र जो आपका है ये आपका रूस की मदद से स्थापित किया गया था। ठीक है, उसमें आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो उसके दौरान ये उस समय सोवियत संघ USSR हुआ करता था। ठीक है, तो ये रसिया की मदद से स्थापित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी परियोजना, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी कौन सी थी आपकी? दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी थी। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी जो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत रूप से फैली हुई है। ठीक है, इसका जो विकास किया गया था वो 7 जुलाई 1948 को, कब किया गया था? 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, के अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मत देने का अधिकार। मत देने का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? मानवाधिकार है आपका, या फिर नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, कौन सा अधिकार है ना? तो जो मत देने का आपका अधिकार है ये आपका होता है राजनीतिक अधिकार। कौन सा होता है? राजनीतिक अधिकार होता है। राजनीतिक अधिकार होता है, या फिर आपका कह सकते हैं उसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। ठीक है, तो जो मत देने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार है। और तो इससे संबंधित आपका निर्वाचन होता है। निर्वाचन आपके भारतीय संविधान में भाग 15 में दिया गया है, भाग 15 में है। ठीक है, आर्टिकल जो है आर्टिकल आपका 324 से लेकर के 329 तक दिया गया है। तो 324 में ही आपका कहा गया है कि भारत जो है निर्वाचन आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। अधीक्षण निदेशन और निर्वाचन का कार्य भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 326 में आपका कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, 18+। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ये जो राजनीतिक अधिकार है ये एक वाद आया था अनुकूल चंद। ठीक है, ये 1997 में एक वाद आया था अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, एक फैसला दिया था कि मतदान करने का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है, वो वैधानिक अधिकार है। ठीक है, या राजनीतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और आर्टिकल जो आकस्मिकता निधि है आपकी ये आर्टिकल 267 है।
ठीक है। तो आकस्मिकता निधि मतलब ये होता है कि धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो राष्ट्रपति की ओर से जो ये निधि होती है ये वित्त सचिव के अधीन होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेते हैं। तो कौन हिस्सा नहीं लेते हैं, तो सबसे पहले देख लो हिस्सा कौन लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। तो नामांकित मतलब नॉमिनेटेड, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सही है आपका। कौन नहीं लेते हैं, तो विधानसभा के नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये का निर्वाचक मंडल होता है जिसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में विधानसभा के या संसद के सांसद या विधायक होते हैं। राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो 5 लाख रुपए होता है, शायद कंफर्म कर लीजिएगा। और ये आर्टिकल 53 में होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि राष्ट्रपति के कौन से ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, लेकिन जब उनको महाभियोग लगाया जाता है हटाने के लिए तो उसमें वो उनका योगदान नहीं होता, उसमें उनकी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं, वो राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो इम्पीचमेंट महाभियोग जो होता है आर्टिकल 61 में दिया गया होता है। तो ये महाभियोग कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, किसी भी सदन के द्वारा शुरू की जा सकती है, तब शुरू की जाएगी जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हों। इसी आधार पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। ठीक है, 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को लिखित रूप से देनी होगी। और जो लगाया जाएगा उस पर जो आपके 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरा सदन उसको चर्चा करेगा, परिचर्चा करेगा, उसका जो है अन्वेषण करेगा, देन ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग विधि अपनाई गई है। ठीक है, तो महाभियोग की जो विधि अपनाई गई है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ओके, चलिए तो ब्रिटेन से तो हम संसदीय प्रणाली ही लिए हैं, है ना। और चूंकि ब्रिटेन के तो हम थे ही, शासन कर रहा था हमारे पर। यूएसएसआर से बहुत सारा लिए हैं, फ्रांस से भी हम कुछ अपनाए हैं। चलिए फिर बात आती है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था होता है। संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पर होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, वित्त विधेयक भी नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। नो माल्थुसियन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। नो माल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संसाधन की कमी से संबंधित है। ओके, नो माल्थुसियन सिद्धांत संसाधन की कमी से संबंधित है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस कौन थे, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने सिद्धांत दिया था 1798 में। ठीक है,
इजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इनका ये लेख था, इजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में खाद्यान्न की सीमित आपूर्ति को जननांकीय आर्थिक विकास के अवरोध के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो नो मालथूसन सिद्धांत संसाधन की कमी से संबंधित है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था 1798 में, इजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जिक्र किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? ठीक है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। देखो, जो अर्थव्यवस्था की पद्धति होती हैं तो एक तो होती है, एक पूंजीवादी होती है और दूसरी आपकी होती है समाजवादी। ठीक है, तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें हम कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे, क्योंकि जितने पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो सभी पूंजीवादी है। इसका सबसे बड़ा जो रक्षक संरक्षक पोषक है वो आपका यूएसए है। ठीक है, और विकास और समाजवादी का जो पोषक है वो आपका है रूस, उसमें यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने उसमें भारत काफ़ी, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो काफ़ी गरीबी थी, भुखमरी थी, इतना हमारा डेवलपमेंट नहीं था और संसाधन भी इतने अच्छे नहीं थे, तो वहाँ पर क्या करना था, समाजवादी पद्धति को अपनाया गया था। फिर 1991 में क्या आया, फिर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, है ना, एलपीजी आपका आया, तभी से पूंजीवादी भी आ गया। तो इसमें अगर हम बात करें तो 60% आपका, 60 से 70% पूंजीवादी और 40 to 30% हम समाजवादी रह गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गिफिन, कुछ गिफिन वस्तुएं होती हैं। गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं? निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। ठीक है, गिफिन, तो जो गिफिन का था, तो गिफिन या घटिया माल पर विचार करते इसमें क्या पता चलता है कि घटिया माल गिफिन माल भी हो सकता है या गिफिन माल घटिया भी हो सकता है। ठीक है, और घटिया माल गिफिन माल नहीं हो सकता है, गिफिन माल घटिया माल नहीं हो सकता है। तो इसको जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा कि गिफिन माल घटिया माल भी हो सकता है। ठीक है, गिफिन माल घटिया भी हो सकता है। तो एक रॉबर्ट गिफिन थे, कौन थे? रॉबर्ट गिफिन साहब थे, तो उन्हीं के नाम पर दिया। तो गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनका उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा व्यय करता है। ठीक है, वस्तुओं की मांग जो होती है ना, डिमांड ऑफ रूल जो होता है, तो ये इस पर लागू नहीं होता है। अगर मूल्य वृद्धि होती है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे ब्रेड हो गया, दूध हो गया, है ना, तो मूल्य वृद्धि होती है, जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं। अब मूल्य में कमी होती है तो उनकी मांग भी कम हो जाती है। ये गिफिन वस्तुएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ, ये उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी हैं? ठीक है, तो ये आपका हो सकता है, क्या होगा, खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ। ठीक है, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद जो होते हैं ये अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं? यह टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। इनके बीच में जो होती हैं वो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। तो ये वही वस्तुएं होती हैं जिनकी जीवन वैधता 1 से 2 साल होती है, 1 to 2 ईयर होती है। जैसे कपड़ा हो गया आपका, जूता हो गया, गहने हो गए और संरक्षित खाद्य पदार्थ कुछ हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज, फसल कर्ज होती है ना, जैसे फसल कर्ज के किसान लेते हैं, तो उस फसल कर्ज पे जो बैंक को ब्याज अदा किया जाता है तो क्या होता है आपका? मध्यवर्ती उपभोग होता है, अंतरण अदायगी होती है, या उपादान अदायगी होती है, पूंजी निर्माण होता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो उपादान अदायगी होती है। क्या होती है? उपादान अदायगी होती है। तो उपादान अदायगी क्या होती है? तो उपादान अदायगी वो आय होती है जो उत्पादन कारक होते हैं ना,
तो उत्पादन कारक जो होते हैं, उत्पादन कारक के स्वामियों से किसान हो गया या गृहस्थ क्षेत्र आपका मान लो हो गया, तो अपनी कारक सेवाओं को उत्पादक को अर्पित करने के बदले में जो प्राप्त होती है वो होती है। जैसे लगान हो गई आपकी, इसमें शामिल कौन कौन सी होती है, जैसे लगान शामिल है, ठीक है, ब्याज शामिल हो गई और मजदूरी आपकी शामिल है इसमें। आपको जो प्रॉफिट अर्जित होता है, लाभ, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए फिर आता है, देखो रसोई जो गैस होती है, रसोई जो गैस होती है वो मिश्रण किसका होती है ना। तो जो रसोई गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे जाते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता जो होती है किससे अभिव्यक्त की जाती है। तो वो ऑक्टेन संख्या होती है, उसके द्वारा उसको जितनी ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगी उतनी ज़्यादा वो आपकी अच्छी होगी। लीवर जो होता है किसका भरपूर होता है। तो जो लीवर होता है तो ये वहाँ पर क्या होता है, वहाँ घुलनशील विटामिन होती हैं, घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है। तो विटामिन दो तरह की होती हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरी वसा में घुलनशील विटामिन। तो लीवर जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है, क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा जो होती है वो घुलनशील विटामिन का संग्रह होती है। तो विटामिन कौन सा, ए विटामिन ए डी ई के जो होते हैं आपके, तो ये आपका होता है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। और जल में कौन से होते हैं आपके, बी एंड सी होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है, अधिक मात्रा में जल होता है, इसलिए सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत कौन से होते हैं। तो ये आपके होते हैं सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है। वैसे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन मिलता है, अगर ऐसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में, तो सोयाबीन में। और वैसे आपका अगर ऑप्शन में ऐसे आता है तो आपका मिल सकता है सोयाबीन और मूंगफली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।